हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। जनिता क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। मतलब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में जिसका वेवलेंथ 45 नैनोमीटर है। दोस्तों प्लैंक कांस्टेंट तो हमें पता ही है, हमें फार्मूला पता ही है कि फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। E इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा, जहां पे H हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। सी हमारा क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमें लैम्डा दे रखा है कि हमें 45 नैनोमीटर लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ, उसके हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और फार्मूला यूज होता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जहां पर H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और C स्पीड ऑफ लाइट। तो दोस्तों चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगी एनर्जी। तो E इक्वल टू H 6.63 इंटू 10 के पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा था 45 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर मतलब कि 10 के पावर -9, नैनो मीन्स 10 के पावर -9। तो दोस्तों कट करने पे हमें क्या मिलेगा, अगर पावर है -9 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6.63 इंटू ऊपर जा रहा है पावर तो -34 और ये +9 कितना होगा -25, -25 प्लस 8 -17। ठीक है, ये 3 है, 3 से 45 कैंसिल होगा, 15 टाइम्स होगा। तो ऊपर हमारा क्या बचा 6.63 इंटू 10 के पावर -17, नीचे बचा है हमारा 15। क्या बचा है 15। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं। अगर दोस्तों ये डेसिमल हम 2 प्लेस तक हटाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं डेसिमल को 2 प्लेस तक हटाते हैं, लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, तो ये पावर क्या होता है डिक्रीज होता है। पावर क्या होता है डिक्रीज होता है। तो कितना डिक्रीज होगा 2 और डिक्रीज होगा। ये -17 से क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा। ओके, अब हम 15 से इसे कट करते हैं। तो हम जानते हैं कि 15 4 जा 60 होगा, ठीक है। उसके बाद अभी 6 कैरी बचेगा क्योंकि ये 66 है, फिर 63, तो फिर 15 4 जा। अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा और 15 2 जा 30 इंटू 10 द पावर -19 जूल। दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए क्या दे रखा था 6.67 इंटू 10 के पावर 15। ऑप्शन बी क्या दे रखा है 6.67 इंटू 10 के पावर 11। ऑप्शन सी क्या दे रखा है 4.42 इंटू 10 के पावर 15 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 4.42 इंटू 10 के पावर 18।
माइनस 18 जूल। तो दोस्तों 4.42 इंटू 10 के पावर माइनस 18, अगर इसी को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, अब क्या है, डेसिमल को हम पिछली बार क्या किए थे, लेफ्ट टू राइट ले गए थे, पावर डिक्रीज हुआ था। अब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पावर इंक्रीज होगा। तो एक प्लेस हम राइट साइड में ले जाएंगे तो एक वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब कि 4.42 इंटू 10 के पावर माइनस 18, क्योंकि माइनस 19 में +1 ऐड करेंगे तो माइनस 18 जूल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही इजी था दोस्तों और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं नीट एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 2013 में आया हुआ है नीट में, और पिछला वाला क्वेश्चन हमारा आया था 2014 में। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन एज। मतलब फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है? फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि फोटॉन आता है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, टकराता है, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, ठीक है, फोटोकेमिकल, लग ही रहा है कि फोटॉन के द्वारा केमिकल रिएक्शन होना, फोटॉन एनर्जी के द्वारा केमिकल रिएक्शन होना। तो कोई भी फोटॉन आएगा, मॉलिक्यूल से टकराएगा, अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसे हमें कैलकुलेट करना होता है। फार्मूला यही लगता है E = hc/λ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फोटॉन है तो फोटॉन में प्रॉपर्टी होती है वेव नेचर की, तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगी, तो E = hc/λ का यूज होगा। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्वेश्चन 2 है तो क्वेश्चन है हमारा ही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन एज। अभी तक हम जूल में बता रहे थे एनर्जी को, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का बता रहे थे या एक फोटॉन का बता रहे थे, एक फोटॉन का एनर्जी बता रहे थे। अब हमें बताना है पर मोल का। तो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जहां की फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला होता है E = hc/λ, एक मॉलिक्यूल के लिए। पर मोल अगर कहता है तो हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 1 मोल का। क्वेश्चन में अभी तक क्या था कि जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट दोस्तों दे रखा था वो जूल में दे रखा था, जूल सेकेंड। अब क्या दे रखा है, अर्ग सेकेंड। अर्ग हमारा क्या है, सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। एसआई सिस्टम में हम क्या करते हैं कि लेंथ को मीटर, मास को केजी लेते हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम। तो हमें पता चलता है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 जूल, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। इसीलिए वहां पे -27, यहाँ पे -27 है, और वहां पर क्या होता था -34, क्योंकि हम जूल को अर्ग में चेंज किए। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है, छोटी यूनिट है, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग है। तो 10⁻7 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अर्ग में चेंज हो गया और -34 से -27 हो गया। ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लिखते थे क्योंकि मीटर में लिखते थे, अब सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को चेंज किए सेंटीमीटर में, तो 10⁸ तो पहले से ही था, अब इंटू 10⁻2, तो पावर ऐड हो गए, 10⁸ प्लस 2 10 हो गया, तो 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमें कैलकुलेट करना है।
अब हमें क्या करना है कि h और c की वैल्यू भी कैलकुलेट करके बताना है इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू में। साथ में हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा, यही मोल तो है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 6.62 इंटू 10 के पावर -27। स्पीड ऑफ लाइट अब हम पुट करेंगे 3 इंटू 10 के पावर 10। लैम्डा गिवन नहीं है, लैम्डा गिवन नहीं है। उसने फोटॉन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया क्वेश्चन में कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, बिल्कुल नहीं बताया। तो हम उसको उसी तरह से लिख देंगे। और हम ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि सब में लैम्डा नीचे लिखा हुआ है, वेवलेंथ लिखा हुआ है नीचे। एवोगैड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम करते हैं 6.02 इंटू 10 के पावर 23। और यहाँ टर्म यूज किया गया था थोड़ा सा फोटो केमिकल इक्विवेलेंस, मतलब कि एक फोटॉन आएगा किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो एनर्जी कितनी होती है। और इस जो ये फोटॉन होता है इसका एक लैम्डा होता है, अगर लैम्डा है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसे हम म्यू से ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये जो कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू किससे मैच हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां देख रहे हो पावर 23 और 10 कितना हो गया 33 प्लस -27, तो कितना बचा 6। 33 माइनस 27 6, तो 10 के पावर 6 बचा। पावर में 10 के पावर 6, 6.62 है, 3 है, 6.02 है। 6.02 को मान लेते हैं कि 6 है, अप्रॉक्स 6 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 6 3 जा 18, ठीक है। अब 18 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6.62 से, और ये हम पावर तो पहले ही ऐड कर लिए। तो दोस्तों 6.62 इंटू 18 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई लैम्डा, चलो 18 का मल्टीप्लाई करते हैं। 18 2 जा 36, 6 कैरी 3, 18 6 जा 108, 3 111, 11 कैरी, 18 6 जा 108 कैरी 11 119। ओके, 2 प्लेस पे डेसिमल है, यहां भी हम लिख लेते हैं डेसिमल इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब देखते हैं क्या किसी से मैच हो रहा है। हाँ, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। 10 के पावर 16 है, 10 के पावर 8 है, 1.196 है। देख रहे हैं कि यहाँ पे 119 है, यहाँ 1.19 है। तो क्या करते हैं, इस डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट साइड में जब हम डेसिमल को लाते हैं तो क्या होता है, पावर इंक्रीज होता है। जितनी प्लेस तक हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, हम 2 प्लेस तक जा रहे हैं, 2 प्लेस तक जा रहे हैं बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 1.19, ठीक है, 16 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपने कि कितना आसान क्वेश्चन था, और फार्मूला क्या था, फिर से वही E = hc बाई लैम्डा। इस बार क्या किया था, एसआई सिस्टम को चेंज किया था, जूल की बजाय अर्ग का यूज किया था, मतलब कि सीजीएस सिस्टम का यूज किया था। अर्ग बोले हम तो सीजीएस सिस्टम में, जूल को ही हम सीजीएस सिस्टम में अर्ग बोलेंगे, और एसआई सिस्टम में जूल बोलेंगे। और क्या किया था, अभी तक हम एक का कैलकुलेट कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल का। अब हम पूरे 1 मोल मॉलिक्यूल का या 1 मोल फोटॉन का एनर्जी कैलकुलेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। हाँ, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 के पावर -34। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 के पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड।
which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 के पावर 15 सेकेंड पर सेकेंड। तो दोस्तों हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 इंटू 10 के पावर 17 नैनोमीटर। हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है कि कौन सा नजदीकी वेवलेंथ होगा, ठीक है, लाइट का। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। ये वेवलेंथ है हमारा, न्यू कहेंगे इसे, ये लैम्डा। हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 इंटू 10 के पावर 17 नैनोमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 इंटू 10 के पावर 15 पर सेकेंड। हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, वेवलेंथ इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 के पावर 15 पर सेकेंड। ये हम इसको इस तरफ लाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवीजन में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पावर 10 के पावर 15 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 के पावर -15 हो जाएगा। तो +2 बचेगा, 17 में से -15 करेंगे, +2 बचेगा। तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 2 3 जा 6 और 2 50, 100 को कैंसिल किए तो हमें क्या मिला, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मिला क्या 50। साथ में ये नैनोमीटर, हम क्या कहेंगे, लैम्डा हमारा क्या होगा 50 नैनोमीटर, क्योंकि ये पर सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नैनोमीटर, साथ में नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 15 नैनोमीटर। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड है और हमारी फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 के पावर 15 पर सेकेंड, तो जो हमारा वेवलेंथ होगा वो 50 नैनोमीटर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 50 नैनोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन दियर वेवलेंथ दैट इज λ1 एंड λ2 विल बी। मतलब कि एनर्जी E1 एंड E2 दे रखा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उनके λ1 और λ2 में क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन ए है कि λ1 और λ2 बराबर होगा, ऑप्शन बी है कि λ1 2 λ2 के बराबर होगा, ऑप्शन सी है λ1 4 λ2 के बराबर होगा, एंड ऑप्शन डी है कि λ1 1/2 λ2 के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे λ1 एनर्जी E1 का वेवलेंथ है, ठीक है, मतलब कि उस फोटॉन का वेवलेंथ है जिससे एनर्जी E1 है, और λ2 उस फोटॉन का वेवलेंथ है जिसकी एनर्जी E2 है। तो दोस्तों गिवन है कि E1 हमारा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू फार्मूला Hc/λ1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कहेंगे कि E2 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कह सकते हैं कि E2 इक्वल टू Hc/λ2। अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, E1/E2 कर दें, तो Hc कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों E1/E2 इक्वल टू λ2 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, λ2/λ2
1, λ2/λ1। और E1 by E2 क्या है 25 डिवाइडेड बाई 50। यहां से क्या मिल रहा है 1/2। क्या मिल रहा है 1/2। मतलब कि हम कह सकते हैं λ1 उस साइड, तो हम कहेंगे λ1 इक्वल टू 2λ2। समझ रहे हैं ना, λ1 को उधर और 2 को इधर। तो λ1 इक्वल टू 2λ2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ छोटा होगा, जिसकी एनर्जी कम है उसका वेवलेंथ बड़ा होगा। या ऐसे कह लो कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जिसकी एनर्जी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्योंकि एक फार्मूला होता है E इक्वल टू H प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू H म्यू। और ये म्यू ये फ्रीक्वेंसी तो होता है क्या C बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी तो होता है, समझ रहे हो। तो इसकी जगह पे अगर हम पुट कर देंगे तो हमें फिर से मिल जाएगा E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, जो कि फार्मूला अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। और हमने ये भी पढ़ा कि C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या मिलेगा C बाई लैम्डा। दोस्तों फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ये सारे फार्मूले और बहुत ही आसान है। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि λ1 इक्वल टू 2λ2। मतलब λ1 इतना बड़ा है कि λ2 का 2 टाइम्स, λ2 की जो वैल्यू है उसको 2 टाइम्स करेंगे तब वो λ1 के बराबर होगा। और हम देख रहे हैं कि λ1 एनर्जी E1 से रिलेट करता है और E1 की एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, मतलब कि कम है। और λ2 E2 से रिलेट करता है और उसका एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था 2011 में। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसानी से आपसे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ ए सबस्टेंस इज 4.4 into 10 के पावर -19 जूल एंड बॉन्ड एनर्जी per molecule is 4.0 into 10 के पावर -19 जूल। The kinetic energy of the molecule per atom will be। मतलब कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एक मॉलिक्यूल के द्वारा, A2 मॉलिक्यूल के द्वारा, वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है 4.4 into 10 के पावर -19 जूल। एक सबस्टेंस है जिसमें A2 मॉलिक्यूल है, उस सबस्टेंस का A2 मॉलिक्यूल, प्रत्येक A2 मॉलिक्यूल 4.4 into 10 पावर -19 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है वो कितनी है 4.0 into 10 के पावर -19। ये उसकी क्या है बॉन्ड एनर्जी है। मतलब कि इतनी एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से इतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, ए बनाने में, सिंगल ए एटम बनाने में 4.0 into 10 पावर -19 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो बची हुई एनर्जी कितनी होगी 4.4 into 10 पावर -19 माइनस 4.0 into 10 की पावर -19। तो कितना मिलेगा हमें 0.4 into 10 की पावर -19। इसे हम लिख सकते हैं, डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं। डेसिमल को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो हम कहेंगे 4 into 10 की पावर -20। ओके, नो प्रॉब्लम।
4 इंटू 10 की पावर -20 जूल एनर्जी अभी बची हुई है, और वो एनर्जी किनको किनको मिली है? दोनों ए को मिली है। मतलब कि इतनी एनर्जी बची थी और दोनों में बंटवारा हुआ है। और ये डाई मालिक्यूल था, A2 मालिक्यूल था। अगर ट्राई मालिक्यूल होता तो डिवाइडेड बाई 3 करते, ठीक है। वहां पे बॉन्ड एनर्जी दो बार लगानी पड़ जाती है, दो बार कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि अगर ए होता 3 तो ऐसे कुछ जुड़ा होता, ठीक है, तो अलग अलग बार तोड़ना पड़ता। अगर ऐसा जुड़ा होता तो ऐसे तोड़ना पड़ता, अगर इस तरह से जुड़ा होता तब भी ये अलग करना पड़ता, ये अलग करना पड़ता, ये अलग करना पड़ता, तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तो डाई मॉलिक्यूल था, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी दे रखा था कि 4.0 इंटू 10⁻19, मतलब कि बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी खर्च हुई। जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में होगी, ठीक है, जो कि इनको मोशन देगी। तो वो बची हुई एनर्जी दोनों में बराबर में बटेगी। तो कितना बचा था? 4 इंटू 10⁻20, 2 एटम में बढ़ जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और यहाँ पे एनर्जी आपसे पूछा गया था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी। पर एटम कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? अगर पर मॉलिक्यूल कहता तो यही एनर्जी होती 4 इंटू 10⁻20। लेकिन जब पर एटम कर दिया तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम थे, तो 2 इंटू 10 के पावर -20 जूल। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा है? ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये आया था हमारा 2009 में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, एनर्जी पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बिल्कुल सही है। Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 8 into 10⁻15 पर सेकेंड। 2003 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू बस बदली हुई है। तो दोस्तों आप यही तो हुआ क्वेश्चन रिपीट होना। हम इसी को कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट हुआ। बार बार वही फार्मूले अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट ही तो है। आपको दे दिया गया कि फ्रीक्वेंसी दे दी गई और आपसे पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा। फ्रीक्वेंसी दे दी, वेवलेंथ क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। तो आपको फार्मूला यूज करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये वेवलेंथ हुआ, ये स्पीड ऑफ लाइट हुआ। तो स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और वेवलेंथ को कैलकुलेट किस में करना है? नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ इक्वल टू हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10⁸, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? 8 इंटू 10⁻15। अब क्या होगा? अगर हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? 3 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 15 ऊपर जाएगा तो -15 हो जाएगा। -15 प्लस 8 तो -7 डिवाइडेड बाई 8। डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेट करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी। तो दोस्तों कितनी आएगी? अगर हम बात करते हैं इसे तो 0 बार जाएगा, डेसिमल लगेगा तो हो जाएगा 8 3 जा 24, ठीक है। 30 रहेगा तो 8 3 जा 24, 6 बचेगा। और फिर हो जाएगा 8 7 जा 56, फिर 4, फिर 8 5 जा 40 इंटू 10⁻⁻7। अब क्या होगा? हमें इसे नैनोमीटर में बदलना है, मतलब हमें 10⁻⁻9 करना है। तो 2 प्लेस हम क्या आएंगे? यहाँ आ जाएंगे, 37 पे आ जाएंगे। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 10⁻⁻
9 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁹ हो गया। और ये मीटर में तो था ही, अब इसे हम कह सकते हैं नैनोमीटर। ये 37 है। बोला गया था कि क्लोजेस्ट, ठीक है, क्या बोला गया था? क्लोजेस्ट मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, किसके क्लोज है, अप्रॉक्स वैल्यू हमें बतानी है। तो अप्रॉक्स किसके क्लोज है? 37 अप्रॉक्स 40 के क्लोज है। किसके? 40 के क्लोज है, मतलब 4 × 10⁻1 करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है और बहुत ही आसान था, ठीक है। अब इससे आसान क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज 3.03 × 10⁻⁻19 जूल, देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फोटोन इज। दोस्तों आपको फोटोन की एनर्जी दे रखी है, आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है, मतलब फिर से वही फार्मूला E = hc/λ। तो आप देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये 2000 में आया हुआ है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है, फार्मूला वही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन हम देखते हैं। E = पुट करेंगे hc/λ, जहाँ पे दोस्तों h की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, एनर्जी आपको दे रखा है, लैम्डा आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं लैम्डा को हम उस साइड भेजते हैं तो हमें क्या मिलता है कि hc/एनर्जी। चलो पुट कर लेते हैं। h है 6.63 × 10⁻⁻34, c क्या है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई एनर्जी क्या दे रखी है 3.03 × 10⁻⁻19। ओके, तो दोस्तों -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। +19 और क्या है 8, तो 19 और +8 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 और -34, तो 27 और -34 करेंगे तो कितना होगा -7। कितना होगा -7। अगर हम अप्रॉक्स लें तो इसे 3 से काट देते हैं, 1.01 ये भी हो जाएगा, तो मिलेगा हमें क्या 6.63 डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू 10⁻⁻7। अब ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये 6.6 से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1.01 है। अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं 2 प्लेस तक, तो यहाँ पे भी 2 प्लेस तक डेसिमल हटाना पड़ेगा। अब 101 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 टाइम्स जाएगा तो 606 होगा। वहां से अगर कैरी हम लेते हैं, ठीक है, ये 63 है तो ठीक है 57, तो मतलब कि कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स और जाएगा, तो 6.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 570 हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो 505 कितना हो जाएगा ऐसे 65, तो 65 हो जाएगा, तो फिर से 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 6, मतलब लगभग 6.56 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, हमें नैनोमीटर में बताना है, क्योंकि यहाँ सभी नैनोमीटर में दे रखे हैं, तो 2 प्लेस पीछे जाते हैं, 2 प्लेस पीछे जाते हैं, पावर क्या होगा डिक्रीज होगा, पावर क्या होगा डिक्रीज होगा, तो हमें क्या मिलेगा 656, ये डिक्रीज होके -7 से -9 हो जाएगा 2 प्लेस जाने पे, तो इसे हम लिख सकते हैं नैनोमीटर, तो 656 नैनोमीटर, 656 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बहुत ही आसान था, केवल क्या था इसमें कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन आपका अगर फास्ट है तो बहुत ही फास्ट होगा ये क्वेश्चन, बाकी तो फार्मूला बेस्ड ही है, और भी फास्ट हो जाता अगर आप इसको याद करके रखते हैं, एच और सी की वैल्यू को याद करके रखते हैं, और फास्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, कि जिसमें कि कैलकुलेशन आपको नहीं करना है,
आप क्वेश्चन आराम से सुनिए। इन द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, मतलब कि फोटॉन पड़ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी के बारे में बात हो रही है कि द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगी। इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटॉन। जो फोटॉन पड़ा था उस पर, ठीक है, जिस एटम पर फोटॉन पड़ा था, क्या उससे ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? ऐसा हो सकता है क्या कि फोटॉन आ रहा है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसमें ज्यादा एनर्जी हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी एनर्जी आया, ठीक है, मान लो फोटॉन का 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी तो खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इतनी एनर्जी तो खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर 25 है, 13.6 खर्च हो गई, तो जो भी अब समथिंग बचेगा 11.4, तो ये तो क्या कहते हैं, कम है ना, फोटॉन की एनर्जी से कम है, तो कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी कि सेम एज देन ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, क्या इंसिडेंट फोटॉन के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो फोटॉन की एनर्जी के बराबर तो सवाल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाए। जो बची हुई एनर्जी रहेगी वही तो इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी रहेगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो ऑप्शन सी है कि स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटॉन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, स्मॉलर होगा। इंसिडेंट फोटॉन, जो फोटॉन पड़ा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, उससे हमेशा कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक्साइट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। यहाँ पे इंटेंसिटी का क्या सवाल है? इंटेंसिटी होता है मात्रा जी, ठीक है, मतलब कि वही फोटॉन की मात्रा 10 है, 10 पड़ रही है या 20 पड़ रही है, हमको उससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा जाता है कि इंटेंसिटी डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर करता है कि एक फोटॉन में एनर्जी क्या थी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अगर इमिशन होता है तो कई फोटॉन के टकराने से नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा एक ही फोटॉन के टकराने से होगा, तो वहां पे मैटर करता है फोटॉन की एनर्जी, ठीक है। फोटॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, क्योंकि अगर मान लो कि फोटॉन की एनर्जी 50 होगी, ठीक है, या 100 होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो 13.6 एनर्जी को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, बाकी जो बची हुई एनर्जी रहेगी वो किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाने से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ने वाली। ऐसा नहीं होने वाला है कि फोटॉन कंटिन्यू पड़ रहा है तो एक फोटॉन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और दूसरा फोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। एक फोटॉन एक बार में एक ही एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और तुरंत इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। और उसकी एनर्जी हमेशा क्या कहते हैं, फोटॉन से कम होगी, जिसके द्वारा उसको एक्साइट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और पूछा गया था 1994 में। द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज, कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव प्रॉपर्टीज है, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने दिखाया था, किसने शो किया था? ऑप्शन ए है डी ब्रॉगली ने दिखाया था, ऑप्शन बी है डेविसन एंड जर्मर ने, या ऑप्शन सी नील्स बोर, एंड ऑप्शन डी है स्क्रोडिंगर। तो किसने दिखाया था दोस्तों? करेक्ट आंसर है डेविसन एंड जर्मर। कौन? डेविसन एंड जर्मर। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was shown by Davison and Germer. Davison and Germer demonstrated the physical reality of the wave nature of electron by showing that a beam of electron could also be diffracted by crystal just like light of X-rays. उन्होंने पहली बार दिखाया था कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर क्रिस्टल से पास कराया जाता है तो वो डिफ्रैक्ट होता है, और डिफ्रैक्शन क्या है? वेव लाइक प्रॉपर्टीज है। जो भी डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है उनको हम वेव कहते हैं। तो ऐसा सबसे पहले किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर ने।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज? कौन सा मतलब कि ऑप्शन इसमें से सही है कि बताता है कि ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कौन सी? ठीक है, ऑप्शन ये है कि दे पॉजिट काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब पढ़ोगे ना दूसरे पेज पे, तो वहां पे रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है। ठीक है, क्योंकि वो व्हील को रोटेट कर रहे थे। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस हीट, हाँ बिल्कुल हीट प्रोड्यूस कर रहे थे वो टेस्ट ट्यूब में। और दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, हाँ बिल्कुल वो मैकेनिकल प्रेशर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से जो कभी सत्य नहीं हो सकता है वो है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज, कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैथोड रे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग 60 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर में। पिछले 30 सालों में लगभग एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस पर ईयर का है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें 1:44 हो रहा है, रात के 1:44 हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए। ठीक है, कि आप हमारे वीडियो को व्यू कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और अपना कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे कोचिंग से कम दाम में, कम फी में आपको एजुकेशन मिलेगी, बहुत ही कम फी में। और साथ में ये इंश्योर किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन नीट एग्जाम में हो। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लेवल है चैप्टर का उसी लेवल तक रखेंगे, ताकि आपका एक्यूरेसी और आपका सिलेबस जल्दी से बार बार रिवाइज हो पाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा पढ़ा देने से सिलेक्शन नहीं होता है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नीट एग्जाम है, यहाँ पर दोस्तों 180 क्वेश्चंस है और आपको केवल 150 मिनट ही मिल पाते हैं, क्योंकि आपको बबलिंग भी करना होता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, कभी कभी प्रेशर ये होता है कि क्वेश्चंस गलत ना हो जाए, बबलिंग गलत ना हो जाए, तो आपको अप्रॉक्स 150 मिनट ही मिल पाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब 1 मिनट से भी कम समय में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर 45 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वहां पर 43 to 42 क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं। 1-2 क्वेश्चंस टफ होते हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 45 में 43 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं फिजिक्स से, 43 क्वेश्चंस आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चंस अगर आप बायोलॉजी से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की आपकी स्पीड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो इस एग्जाम में। तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है और ये इंश्योर करना है कि आप 3 घंटे के अंदर नहीं 150 मिनट 140 मिनट में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का पूरा ध्यान दिया जाएगा, साथ में आपको डाउट अच्छे से क्लियर किया जाएगा और पर्सनली मैं आपके डाउट क्लियर कराऊंगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। और यहाँ पर अगर हम फी की बात करते हैं तो फी आपका 40,000 है 10th स्टूडेंट के बच्चों के लिए। 40,000 में कंप्लीट 2 ईयर, जहाँ पे उनका सिलेक्शन श्योर किया जाता है कि उनका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो हम आपका 50% फी रिफंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।